90 रेप्स रोज हो रहे हैं भारत में। मैंने अभी एक रिसर्च किया है, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर और अपनी फील्ड में मैं बच्चों को देखता हूँ। तो बच्चों की साइकोलॉजी बहुत चेंज हो जाती है जब उनके ही परिवार का कोई सदस्य एक दिन उनके साथ कुछ गलत करता है। मैंने अभी एक रिसर्च किया है जिसमें मुझे जो समझ में आया कि 70% ऑफ द टाइम चीजें सामने ही नहीं आती है। तो जो डिजिटल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कितनी ज्यादा महिलाओं के साथ हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, उसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से 70% केसेस जो हैं हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। 70% केसेस में घर के लोग ही शामिल हैं, पिताजी, भाई, चाचा, मामा, नेबर, स्कूल टीचर, बस गार्ड। एक लड़की जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, हम कैसे इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि आप सुरक्षा दीजिए वर्क प्लेस पे। पहले तो हमें अपने घर को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आज समाज ऐसा हो चुका है कि रेप जो है वो एक नॉर्मल थिंग हो गई। पेपर के 10वें पन्ने में एक छोटी सी खबर होती है, एक 10 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप, एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ गैंग रेप, एक 10 महीने की बच्ची, अभी कुछ दिन पहले की बात, 10 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार। लोग पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। समाज ऐसा हो गया है, ज़्यादातर यहाँ पे मर्द ही बैठे हैं, लेकिन बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि अगर लोगों ने इतना मुखौटा पहन लिया है कि अगर कोई महिला उनके साथ वर्क प्लेस में अकेले बैठी हो और रात का टाइम हो तो उनका दिल डगमगाने लगता है, राक्षस जानवर बन जाते हैं। डॉक्टर भी रात में जब नर्स के साथ बैठता है तो पता नहीं कितने नर्सों के साथ अत्याचार हुए, हमारे पास आंकड़े ही नहीं। बात सिर्फ डॉक्टर की सेफ्टी की नहीं है, बात महिलाओं की सेफ्टी है। स्वीपर है, स्वीपर काम करती है हॉस्पिटल में, क्या होता है कभी हमारे पास आंकड़े हैं कि कितनी बार उनके साथ गलत हुआ, वार्ड बॉय ने किया या किसी ने किया, कितने डॉक्टरों ने नर्सों का शोषण किया, क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं? कोई आंकड़े निकाल पाएगा? और क्या किसी की हिम्मत होगी? क्या कितनी महिला सिपाही हैं जो साथ IPS ऑफिसरों ने, पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किया है और करने की कोशिश की है? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं और या क्या हम उसको निकाल पाएंगे? तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा था कि मैं आया क्यों वेस्ट बंगाल, तो पहली वजह थी कि आरजी कार मूवमेंट जो है, ये मेरा अपना मानना है कि जो वेस्ट बंगाल की धरती थी जहाँ से आंदोलन स्टार्ट होते थे और पूरे भारत को बताया जाता था, वो सो चुका था 15-20 सालों से। क्यों मुझे नहीं पता। मुझे याद है पार्क स्ट्रीट में एक महिला का रेप हुआ था, थोड़ा बहुत हंगामा हुआ और आज एक्यूज जब बाहर है तो कोई सड़क पे भी नहीं आया। डॉक्टरों ने इनिशिएटिव लिया। मैं आरजी कार मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत एक उनको रियली उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो वेस्ट बंगाल की जनता की सोई हुई कॉन्शियस थी उसको जगाने की कोशिश की और जागी ना सिर्फ जागी, पूरे भारत को जगाया कि जो अत्याचार उस महिला के साथ, महिला डॉक्टर के साथ हुआ है, वैसा अत्याचार किसी और के साथ ना हो पूरे भारत में।
दूसरी वजह थी, मैं आया था, हम एक डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव चलाते हैं जहाँ पे भी कभी भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ जाते हैं। और अभी पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई हुई है, हम लोग मिदनापुर कैंप करने गए थे, देवरा ब्लॉक। बाढ़ का पानी जब रिस जाता है तो बहुत सी डेंगू, मलेरिया बीमारियाँ फैलने लगती हैं, डायरिया, कान बहना, स्किन डिजीज। मैं देखने गया था, सरकार खाना दे ही रही है। इतना बड़ा हॉल था, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं भी जो आपका कॉरिडोर मिला लीजिए। 86 पीपल, 86 लोग वहाँ जो डिस्प्लेस थे वो लोग रह रहे थे। इतने छोटे छोटे कोने में 4-5 बर्तन उनका ऐसे उठता था, बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे। मुझे तो अपने जेल की याद आई। जैसे जेल में हम लोग को 2x6 का फिट का गोटा मिलता था, सामान रखना होता था, वैसे ही है। गरीब है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसके से उनको मदद मिलनी चाहिए। हजारों लोग डिस्प्लेस हैं, आप जान लीजिए, हजारों लोग। बहुत सी औरतों ने कहानी बताई कि उनका पूरा सामान उनका चला गया। तीसरा, या जैसे सर ने कहा है कि मैंने ये बुक गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी अपनी लाइफ पे लिखी थी, जो 2017 में एक घटना हुई थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश ईस्ट यूपी में आता है। हालांकि अब वो बड़ा नाम हो गया है क्योंकि वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी शहर है, सीएम सिटी। 63 बच्चे मर गए, 18 एडल्ट, यानी 81 परिवारों को अपने परिजनों को खोना पड़ा। हिंदी ओके और खोना पड़ा क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए सप्लायर को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए थे? कि उनको 10% कमीशन चाहिए था। ये बुक मैंने 2022 में पब्लिश की थी, यहाँ पर रिलीज की थी और बहुत कोशिश की थी कि इसका बंगला वर्जन भी आ जाए, क्योंकि जितना प्यार और इज्जत मुझे पश्चिम बंगाल से मिला है उसका कोई मतलब मैं एहसान नहीं चुका सकता। जब मैं जेल में था तो लोग यहाँ पे सड़कों पे थे मेरे लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, नॉर्मल पब्लिक हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी था, कम्युनिस्ट हो, कोई भी सड़क पे था और रिलीज डॉक्टर कफील का नारा लगा रहा था। तो इसलिए मैं चाहता था कि जिन्होंने मेरे लिए इतना किया है उनको उनकी ही ज़बान में किताब दूँ। बहुत कोशिश की थी, बहुत से पब्लिशर डर रहे थे। अगर मैं सेतु प्रकाशन का और गुजार हूँ कि उन्होंने एक बुक दी, इस वजह से मैं यहाँ पे आया था। ये बुक 11 लैंग्वेजों में आ चुकी है। 11th लैंग्वेज है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आसमीज, बंगला। बाकी आप तो किताब पढ़ोगे तब पता चलेगा मैंने किताब क्यों लिखी, क्योंकि आपको जो कहानी पता है वो बिट एंड पीसेस में पता है और वो मीडिया से या लोगों के थ्रू आई है। आज मीडिया आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि मीडिया ने इतना बड़ा ये टैंक है 200 फीट बड़ा और ये कहा कि मैं, जिसमें 50,000 लीटर ऑक्सीजन आती है, और ये कहा था कि मैं चुरा के लेके जाता हूँ अपने क्लिनिक। ये जी न्यूज़ की न्यूज़ है। इसमें मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया था। हालांकि मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था, 2016 में ज्वाइन किया था, 2017 में घटना। तो मीडिया किस तरह से मैनिपुलेट करता है चीज़ों को,
दिल्ली और मुंबई के बैठे हुए बड़े बड़े मीडिया हाउस पे कभी आए ही नहीं पता करने की डॉक्टर कफील कौन है, और फिर आप तक जो खबर पहुंचती है छनते छनते छनते, वो कितना सच है कितना नहीं, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। इसमें वो 17 लेटर भी हैं जो कि सप्लायर ने हमारे चीफ मिनिस्टर को लिखा 17 बार कि मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। आपने जवान मूवी देखी होगी, जवान मूवी इसी बुक के जो एक कैरेक्टर है डटैजम का, उसी बेसिस पे जिसमें 6 चैप्टर इसमें से लिए गए। उसमें आपने सुना होगा जब वो फ़ोन करती है तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ग्लव से लेकर फिनाइल तक पे कमीशन बना होता है और वो डीजीएमई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर तक जाता है। यही एक कहानी, और उसका सबूत मैंने 17 लेटरों में दिया। तो ये दस्तावेज है प्रूफ के साथ। देखिए ये घटना के बाद मुख्यमंत्री जो है हमारे कहते हैं नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं हुआ। उनको इतने लेटर मिले फिर भी कुछ नहीं किया। ये मेरी किताब इसलिए आपसे गुजारिश होगी, मैं बंगला वर्जन लाया हूँ, आपको बंगला पढ़नी होगी, आपको हिंदी पढ़नी होगी, हिंदी वर्जन भी लेके आया हूँ, आपको उर्दू पढ़नी होगी, उर्दू वर्जन भी लेके आया हूँ। कोई पैसे भी नहीं आपसे मांग रहा मैं, आपसे बस निवेदन है टाइम निकाल के पढ़िएगा, क्योंकि फ्री की चीज़ क्या होती है, जैसे आपने मुझे दी है तो मैं ला कहीं रख दूंगा, पढ़िएगा। क्योंकि मैं भी चाहता तो मैं एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ, आज किसी भी कोई इंसिडेंट हो गया हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक्विटल मिल गया, मैं किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके जॉब करता हूँ, 5-6 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं 8 साल से सरकार से इन 81 बच्चों की और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि दोबारा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मैं इंग्लिश वर्जन को छोड़ के आज तक किसी भी 10 भाषा में किताब छप चुकी है, किसी भी पब्लिशर से मैंने रॉयल्टी नहीं ली है। मैं उनसे कहता हूँ आज 15% आप रॉयल्टी देते हो, मुझे 15% बुक्स दे दो। 1000 बुक छापिए, 150 मुझे दे दो, और आप मुझे कहीं भी ट्रेवल करते पाएंगे, मेरे बैग में 2-4 बुक रहती है। जहाँ मुझे लगता है कि ये बंदा पढ़ सकता है, मैं उनको किताब देता हूँ। किताब पढ़ना आप लोग देखना चाहते हैं, जब रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो पढ़ना बहुत कम बनता जा रहा है, जो है। तो बहरहाल मैंने किताब एक वजह ये भी लिखी कि लोगों ने कहा कि भाई सरकार से लड़ना बहुत मुश्किल है, फिर से जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने किताब लिखी थी। किताब एक दस्तावेज होता है, मैं मर जाऊँगा, योगी जी भी शायद रहें ना रहें, 100 साल बाद 200 साल बाद भी ये किताब सच्चाई की तरह रहेगी। तीन बार जेल भेजा है, एक बार रास्ता भी लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। टॉर्चर भी किया है, बहुत बार नंगा करके मारा भी है, भूखा रखा है। मेरे भाई को गोली मारी, वहाँ जहाँ खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। परिवार आज बिखर गया है। टुडे आई एम अ रिफ्यूजी इन माई ओन कंट्री। मैं जहाँ पे पैदा हुआ वहाँ से भगाया गया, उस प्रदेश से भगाया गया। अब वहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है वहाँ से भगा देती है। तो ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, नौकरी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एहसास होता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। Everybody can't be a mute spectator. You people are sitting, I am not expecting you to come and be with me, but somebody has to speak. अगर कोई नहीं बोलेगा तो ये जो तानाशाह हैं वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी वैसे भी कोई उनके सामने मायने नहीं रखती। मैं इसलिए संघर्ष कर रहा हूँ कि लोगों को
पता हो कि एक आम इंसान भी जस्टिस के लिए लड़ सकता है। और उस सरकार को जो ये सोचती है कि वो मतलब वो इस डेमोक्रेसी वर्ल्ड में नहीं रह रही है, वो जो चाहेगी वो कर लेगी। हालांकि मेरा और उनका मैं कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लीगल बैठ के लड़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कहानी लोगों को बताता हूँ। मेरा आके यहाँ से ना आपसे मैं पैसे ले रहा हूँ, उतनी दूर से आके सफ़र करके हमने लंच भी नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि आपको भी सच्चाई पता चले। भारत में 1 घंटे में 100 बच्चों की डेथ हर रोज हो जाती है, हर घंटे में 100 बच्चों की डेथ हो रही है जब हम बात कर रहे हैं। ये WHO का डेटा है और WHO कहता है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन मरते रहते हैं। वो जो 81 लोग मरे थे वो कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे? नहीं, गरीब के बच्चे थे। गरीब मरता रहता है। 70 साल के इतिहास में, 72 साल के इतिहास में कोविड-19 एक ऐसा टाइम था जब सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव की बात नहीं कर रहा, अप्रैल 2021 की जब कोरोना की सेकेंड वेव सुनामी आई थी, तो जितने पैसे वाले थे, जिनको लाखों रुपया वो सोचते थे कि हम जिस दिन बीमार होंगे हम पैसा फेंकेंगे तो वेदांता फोर्टिस में मेरा इलाज हो जाएगा, उनको भी दवा के लिए रेमडेसिविर दिला दो, ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, बेड दिला दो, भटकना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। पर सच्चाई ये है कि आज़ादी के 72 साल बाद भी आप कोलकाता को छोड़ दीजिए, 100 किलोमीटर अंदर चलिए, गांव में किसी को बीमार हो जाए, पेट में तेज दर्द हो जाए, कोई सांप काट ले, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को डिलीवरी होनी है, कोई इमरजेंसी हो जाए, कहाँ जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अरे वहाँ पे भूत रहेगा, फिर वो भाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा, कहेगा अरे हमारे पास सुविधा नहीं, आप मेडिकल कॉलेज जाइए। मेडिकल कॉलेज आते आते आधे मर जाते हैं, और आधे जो पहुँचते हैं, ये सच्चाई है, आधे जो पहुँचते हैं, जो जिनको भेड़ बकरी कहा जाता है, पहुँचते हैं, उनको भेड़ बकरी की तरह ठूस दिया जाता है। आप जाइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, एक बेड पे 2-2, 3-3 लटके हुए हैं, पड़े हुए हैं, दवा दी जा रही है। यहाँ तो कब भी हालत सही है, आप यूपी बिहार आ जाइए। तो हम बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था बना रही है मोदी गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मोदी गवर्नमेंट को दोष। मनमोहन सिंह के टाइम भी 1% ऑफ GDP हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रही थी। तो मैं एक मिशन पे काम करता हूँ, हेल्थ फॉर ऑल। हमारी ये डिमांड है, 2019 से 56 हेल्थ एक्टिविस्ट ऑल ओवर इंडिया है, नॉन पॉलिटिकल, उनके साथ मैंने एक हेल्थ फॉर ऑल प्रपोजल बनाया है, जो हमारी ये डिमांड है कि जो भी इंडियन सिटीजन हैं, उनके घर के पास, गांव के पास एटलीस्ट इमरजेंसी सुविधा, मैं सारी सुविधा की बात नहीं कर रहा, इमरजेंसी सुविधा उनके घर के 4-5 किलोमीटर के अंदर मिले, irrespective of their caste, religion, socio-economic status, disability and gender bias। ये जरूरी है। महिलाओं को भारत में जो वर्ल्ड रैंक है कि 158 रैंक है, अगर कोई महिला जो है अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का यूज़ करना चाहती हो, हेल्थ केयर का, ये इंडेक्स है देश का। सो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। दूसरे हम एक डॉक्टर्स ऑन रोड काम करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो दिस इज़ अबाउट माई लाइफ। आई एम डॉक्टर कफील, आई एम MD पीडियाट्रिक्स, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर, और मैंने उत्तर प्रदेश सरकार पे केस किया हुआ है कि मेरी नौकरी मुझे वापस कर दो, और वो डेट पे डेट चली रही है। सो दिस इज़ अबाउट माई स्टोरी। और आप लोग किताब मैं लाया हूँ, जो भी किताब अगर आप पढ़ना चाहो, बंगला पढ़ना चाहिएगा बंगला पढ़िएगा, और साल लाया हूँ पढ़िएगा, लेकिन यू शुड, पीछे भी देखिए।
और आप अब मैं आपको सारी किताबें दे दूंगा, मैं भाग नहीं रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आप अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। कोई गुरु दिए